हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा क्रैश कोर्स में इस समय हम प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के चैप्टर में हमने लाइट रिएक्शन तक का टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ फोटो रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक बेटा यहाँ पर वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएस यूज्ड। बेटा आपने देखा लाइट रिएक्शन में तीन प्रोडक्ट आपको मिले, एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो स्टोमेटा से बाहर रिलीज हो गए एटमॉस्फेयर में। अब जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं इनका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? तो इनका यूज़ डार्क रिएक्शन में किया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन आर एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। इनमें से जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होकर क्लोरोप्लास्ट से चली जाती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो एटीपी और एनएडीपीएच हैं ये डार्क रिएक्शन में यूज होंगे फूड की सिंथेसिस के लिए, या आप कह सकते हैं शुगर की सिंथेसिस के लिए। और जब शुगर की सिंथेसिस के लिए एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करेंगे, इसको बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा और इसी को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जो बायोसिंथेटिक फेज है वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन पे डिपेंड करती है, यानी एटीपी और एनएडीपीएच पे। साथ ही यहाँ पर CO2 और वाटर की भी बेटा रिक्वायरमेंट होती है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब बेटा हम ये कैसे पता करेंगे कि डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने पर? तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल। जब लाइट अनअवेलेबल हो जाती है तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है और उसके बाद अगर लाइट को फिर से अवेलेबल करा दें तो फिर से बायोसिंथेटिक फेज शुरू हो जाती है। तो बेटा इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, लेकिन डार्क रिएक्शन सही नाम नहीं है क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए डार्क रिएक्शन में आपको ध्यान ये रखना है कि डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती है, ये लाइट रिएक्शन पे सीधे लाइट के ऊपर सीधे डिपेंड नहीं करती, लेकिन लाइट रिएक्शन में होने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अब बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि एटीपी और एनएडीपीएच को किस तरीके से बायोसिंथेटिक फेज में यूज किया जाता है। हम पहले से ही जानते हैं कि जो CO2 है ये वाटर से कंबाइन करके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है, शुगर को प्रोड्यूस करने का काम करती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद रेडियो आइसोटॉप को बेनिफिशियल यूज़ के लिए केल्विन ने यूज़ किया, और जो केल्विन के बारे में बेटा मैंने पहले ही बताया था, 1961 का नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था। इन्होंने एल्गल फोटोसिंथेसिस में बेटा रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूज़ किया और इस तरीके से इन्होंने पहले CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का पता लगाया। यानी जब CO2 का फिक्सेशन होता है बायोसिंथेटिक फेज में तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये केल्विन ने सबसे पहले पता लगाया। केल्विन ने कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे का पता लगाया और इसलिए इस साइकिल का नाम केल्विन साइकिल रखा गया इनके सम्मान में। और जो पहला प्रोडक्ट बायोसिंथेटिक फेज में आइडेंटिफाई किया गया ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या शॉर्ट में इसे PCA का नाम दिया जाता है। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कार्बन एटम 3 होते हैं और इसलिए साइकिल का नाम C3 साइकिल भी रखा गया। अब बेटा साइंटिस्ट ने ये खोजना शुरू कर दिया कि क्या सभी प्लांट में PGA पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का, या फिर दूसरे प्लांट में और भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग तरह के प्लांट में तो उनको कुछ ऐसे प्लांट का ग्रुप मिला जहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन में ऑर्गेनिक एसिड ही मिला, लेकिन उसमें 4 कार्बन एटम थे, जबकि PGA में केवल 3 कार्बन एटम पाई जाती थी। ये जो 4 कार्बन वाला एसिड था इसको आइडेंटिफाई किया गया, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड या OAA इसे आइडेंटिफाई किया गया।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो CO2 का फिक्सेशन या एसिमिलेशन है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये दो मेन टाइप का हो सकता है। पहला वो प्लांट जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का C3 एसिड यानी PGA है, उनमें C3 पाथवे प्रेजेंट होता है, और जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 एसिड है, उनमें C4 पाथवे पाया जाता है। तो यानी फोटोसिंथेसिस के दो पाथवे होते हैं, C3 पाथवे जिसे कैल्विन पाथवे कहते हैं और C4 पाथवे जिसे हेजन स्लैग पाथवे का नाम दिया जाता है। अगला टॉपिक बताया था प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2, यानी CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, सबसे पहले इसे कौन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर बेटा ये ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि PGA का जो एक मॉलिक्यूल होता है इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होती हैं, और जो पहला CO2 का एक्सेप्टर होता है, ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 5 कार्बन का एक कीटो शुगर है जिसका नाम RUBP यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA होता है। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में, जिसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने होल पाथवे का पता लगाया CO2 फिक्सेशन का, और इन्होंने दिखाया कि ये जो पाथवे है ये एक साइक्लिक मैनर में काम करता है, जहां पर RUBP रीजनरेट हो जाता है। लास्ट में सबसे पहले RUBP CO2 से रिएक्शन करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, और साइकिल की शुरुआत होती है, और लास्ट में RUBP का रीजनरेशन हो जाता है। अब यहाँ पर बेटा हम ये सीखेंगे कि कैसे केल्विन पाथवे ऑपरेट होता है और शुगर की सिंथेसिस किस तरीके से और कहाँ पर होती है। बेटा यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे कि जो केल्विन पाथवे या केल्विन साइकिल है, ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती, चाहे वो C3 हो, C4 हो या कैम हो। कोई भी प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उनमें केल्विन पाथवे जरूर पाया जाएगा। हैच एंड स्लैग पाथवे अगर किसी प्लांट में, जैसे C4 प्लांट में हैच एंड स्लैग पाथवे होता है, लेकिन C3 पाथवे वहां पर प्रेजेंट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अगर उसमें C4 साइकिल चले तो C3 साइकिल तो चलनी ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आसानी से समझने के लिए जो केल्विन साइकिल है, इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेप याद रखिएगा बेटा सीक्वेंस में, पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। बेटा कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कार्बोक्सिलेशन सबसे जरूरी घटना है केल्विन साइकिल की, जहां पर CO2 को यूटिलाइज किया जाता है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, RUBP CO2 के साथ में कंबाइन करता है, और कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के तो हो नहीं सकती। तो इस रिएक्शन में एक एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज का यूज होता है, जिससे रुबिस्को के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल ऑफ द बायोस्फीयर में। जब RUBP के साथ CO2 बाइंड करता है तो बेटा RUBP में 5 कार्बन, CO2 में 1 कार्बन, टोटल हो गई 6 कार्बन। और अब यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, यानी PGA के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। PGA इज द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बेटा ये जो एंजाइम है रुबिस्को, इसमें ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है, यानी ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, और इसलिए RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस इसका सही नाम है, या इसी को रुबिस्को कहा जाता है। बायो मॉलिक्यूल में इसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर बेटा पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि जो ये RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये CO2 से रिएक्शन करता है जो कि एटमॉस्फेयर से आ रही है, और इस घटना को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, पहला स्टेप। और इससे क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3PGA का फॉर्मेशन होता है। 3PGA के बेटा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक मॉलिक्यूल अगर RUBP का है, एक मॉलिक्यूल CO2 का, तो 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बनते हैं। अब चलते हैं बेटा दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप बेटा यहाँ पर रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर कई सारी रिएक्शन होती है, सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिससे एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिडक्शन का स्टेप होता है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं ATP के फास्फोराइलेशन के लिए, और 2 मॉलिक्यूल NADPH के खर्च होते हैं रिडक्शन के लिए एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए। ध्यान से समझिएगा, एक CO2 मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए 2 NADPH और
फास्फोराइलेशन के लिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर खर्च होते हैं। तो अब यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होगा तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो साइकिल है ये 6 बार चलेगी, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा कैल्विन पाथवे से। तो कैल्विन पाथवे अगर 6 बार चलेगी, 6 CO2 फिक्स होंगे, तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तीसरे स्टेप पे चलते बेटा, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP है, इसका रीजनरेशन हो जाएगा। और ये जरूरी है, अगर साइकिल को लगातार चलाना है तो RUBP को रीजनरेट करेगा। और रीजनरेशन में एक ATP की ज़रूरत होती है RUBP के फास्फोराइलेशन के लिए। तो यहाँ पर बेटा रीजनरेशन में एक ATP खर्च हुई, रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH का खर्च हुआ। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए खर्च कितना है, टोटल एक साइकिल में कितना खर्च है, 3 ATP और 2 NADPH का खर्च यहाँ पर आया। ये बेटा कंप्लीट यहाँ पर साइकिल दिखाई गई, जहाँ पर दूसरा स्टेप आपको दिखाया गया ATP और NADPH खर्च होता है और इस तरीके से यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन होता है। और फिर तीसरा स्टेप रीजनरेशन है, यहाँ पर एक ATP खर्च होती है और फिर यहाँ पर RUBP रीजनरेट हो जाता है। तो ये बेटा कैल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। और ये बेटा जो साइकिल है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, ये सभी तरह के प्लांट में पाई जाती है। अब देखिए बेटा, एक CO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो कैल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADPH के खर्च हुए। अब बेटा जो ATP और NADPH में एक का डिफरेंस है, उससे ये पता चलता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्योंकि आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखिए तो ATP केवल बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP NADPH दोनों बनते हैं। अब ATP NADPH के नंबर में जो अंतर आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। एक साइकिल में केवल एक CO2 का फिक्सेशन हुआ, लेकिन अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी, 6 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, अगर 6 CO2 यहाँ पर कैल्विन साइकिल में एंटर करेंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा, और इसके लिए 18 ATP और 12 NADPH खर्च होंगे। तो 18 ATP खर्च होंगे, 18 ATP बनेंगे और 12 NADPH से 12 NADP बनेंगे। तो आप देखिए कि ATP और NADPH जो है बेटा लाइट रिएक्शन में बने थे और इनका यूज डार्क रिएक्शन में शुगर की सिंथेसिस के लिए किया जा रहा है। चलिए बेटा, C3 के बाद अब बात करते हैं C4 पाथवे के बारे में, जिसे हैच एंड स्लैग पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं उनमें C4 पाथवे प्रेजेंट होता है। इन प्लांट में जो C4 ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है, ये पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है। लेकिन C4 प्लांट की भी अगर हम बात करें तो जो C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल है, ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होगा। ध्यान से बात सुनिएगा, मैंने पहले ही बताया था बेटा कि प्लांट कोई भी हो लेकिन उसमें C3 साइकिल जरूर पाई जाएगी। चाहे वो C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, उसमें कोई दूसरा पाथवे हो या ना हो, लेकिन जो कैल्विन साइकिल है उनमें जरूर पाई जाएगी। तब फिर सवाल ये उठता है कि जो C4 प्लांट हैं वो C3 प्लांट से अलग कैसे हैं। C4 प्लांट स्पेशल होते हैं क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है। ये हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हाई लाइट इंटेंसिटी में ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस नहीं पाया जाता है, जो कि C3 प्लांट में होता है। और इनमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है C3 प्लांट की तुलना में। और ये पॉइंट आपके नीट में लगातार बेटा पूछे जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान भी रखिएगा। अगर हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो C4 प्लांट में वेस्कुलर बंडल के अराउंड कुछ बड़ी साइज की सेल पाई जाती है, जिन्हें बंडल सीथ सेल कहा जाता है। और जिन लीफ में ये सेल पाई जाती इन्हें क्रेंज एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। इसे क्रेंज एनाटॉमी हम कहते हैं। क्रेंज का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द सेल, ये रीत को बताता है। और ये सेल के अरेंजमेंट के लिए टर्म यूज किया जाता है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी केवल C4 प्लांट में पाई जाती है, C3 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती है। बंडल सीथ सेल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कई सारी लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। और साथ ही साथ जो बंडल सीथ सेल होती हैं इनमें लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बंडल सीथ सेल की जो सेल वॉल होती हैं वो थिक होती हैं और गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परमिएबल या इम्परवियस होती हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि अभी इसका आगे हम यूज करेंगे।
जो बंडल सी सेल है इनमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना तो गैस अंदर आ सकती है और ना ही सेल से बाहर जा सकती है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। C4 प्लांट के एग्जाम्पल की बेटा अगर बात करें तो C4 प्लांट के एग्जाम्पल जैसे मेज और सॉर्गम है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो मेज और सॉर्गम है इनमें क्रेंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है क्योंकि ये C4 प्लांट के एग्जाम्पल हैं। बेटा अगर हम अलग अलग प्लांट की जो लीव्स हैं उनके वर्टिकल सेक्शन को कट करें और वर्टिकल सेक्शन को कट करने के बाद अगर माइक्रोस्कोप से हम देखें तो जिन लीफ में आपको बंडल शीथ सेल पाई जाएंगी वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, उन्हीं को आप C4 प्लांट कहेंगे। यानी C4 प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बंडल शीथ सेल का यूज कर सकते हैं। जिन प्लांट में लीफ में बंडल शीथ सेल पाई जाएंगी उन्हीं को हम C4 प्लांट कहेंगे, और जिनमें नहीं पाई जाएंगी वो C3 प्लांट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बेटा जो C4 साइकिल पहले ही मैंने बताया, इसे हैच एंड स्लैग पाथवे कहा जाता है, और ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि आपने केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा जिसे C3 पाथवे भी कहा जाता है। हैच एंड स्लैग पाथवे में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसे फास्फोइनॉल पायरुवेट पेप कहा जाता है, और ये मीजोफिल सेल में पाया जाता है। बेटा यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो C4 साइकिल है यहाँ पर बेटा 2 सेल आपको दिखाई गई हैं। एक आपको यहाँ पर मीजोफिल सेल दिखाई गई है, दूसरी बंडल शीथ सेल आपको दिखाई गई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मीजोफिल सेल जो यहाँ पर आपको दिखाई गई बेटा, यहाँ पर फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है जो एटमॉस्फेरिक CO2 को बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर C4 एसिड बनता है जिसको आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, आप जानते हैं कि जो कोई भी रिएक्शन है बिना एंजाइम के नहीं हो सकती है। तो जब फास्फोइनॉल पायरुवेट CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो उसके लिए पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम या इसी को पेपकेज के नाम से जाना जाता है। अब बेटा यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो मीजोफिल सेल है इनमें रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है, और रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर नहीं है मीजोफिल सेल के अंदर, यानी यहाँ पर जो RUBP है वो CO2 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब जब CO2 फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्शन करती है पेप्केज की प्रेजेंस में तो एक C4 एसिड ऑक्जेलो एस्टिक एसिड मीसोफिल के अंदर बनता है, और मीसोफिल में बेटा ये जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बना अब इसे ट्रांसपोर्ट करके देखिए प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके C4 एसिड को कहाँ ले जा रहे हैं, बंडल शीथ सेल के अंदर ले जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर it then form other 4 carbon compound like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself which are transported to the bundle sheath cell। जो ऑक्जेलोस्टिक एसिड है इसे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करके और फिर बंडल शीथ सेल में पहुंचा दिया जाता है। अब बंडल शीथ सेल की बेटा अगर हम बात करें तो बंडल शीथ सेल में जाने के बाद जो C4 एसिड चाहे मैलिक एसिड हो या एस्पार्टिक एसिड हो उसे ब्रेक डाउन किया जाता है जिससे CO2 रिलीज होता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ C4 एसिड जो कि मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, डिकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 निकला और C3 एसिड रिलीज हुआ। C3 एसिड को वापस ट्रांसपोर्ट करके ये देखिए इसे ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीथ से फिर से मीसोफिल मिलाया गया, और इस C3 एसिड से फास्फोइनॉल पायरुवेट का रीजनरेशन हुआ क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to PEP again thus completing the cycle। अब बेटा जो CO2 यहाँ पर रिलीज हुआ था आप सोचेंगे कि पूरी साइकिल आपने पढ़ ली है हैच एंड स्लैग पाथवे, लेकिन CO2 का फिक्सेशन है वो कहाँ पर हुआ, तो ये देखिए बंडल शीथ सेल में फिक्सेशन होगा केल्विन साइकिल। CO2 का फिक्सेशन या शुगर की सिंथेसिस बेटा केल्विन साइकिल से ही होगी। तो यहाँ पर CO2 released in bundle sheath cell enter the C3 और the Calvin pathway, the pathway common to all plant। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि प्लांट कौन सा है, C3 हो, C4 हो, कैम हो, C3 साइकिल सभी में पाई जाएगी। अब जो बंडल शीथ सेल होती है बेटा यहाँ पर बंडल शीथ सेल की अगर हम बात करें तो इनके अंदर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, और आप जानते हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है इसी के द्वारा केल्विन साइकिल में पहला स्टेप यानी कार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर पेप्केज एंजाइम नहीं है। ध्यान दीजिए मीजोफिल में पेप्केज है, रुबिस्को नहीं, बंडल शीथ में रुबिस्को है तो पेप्केज नहीं है। इसलिए बेटा यहाँ पर अगर हम इस बेसिक पाथवे की बात करें केल्विन पाथवे की, इसी से शुगर का फॉर्मेशन होता है और ये कॉमन है C3 और C4 प्लांट में।
अब बेटा यहाँ पर देखिए लिखा है कि कैल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट, ये तो बात सही है। इन द C4 प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल नहीं चल सकती क्योंकि इनमें रूबिस्को नहीं पाया जाता है, और इसलिए केवल और केवल बंडल शीथ सेल में ही कैल्विन पाथवे चल सकता है क्योंकि वहां पर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। चलिए बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन बेटा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट में। C3 और C4 प्लांट को हम फोटो रेस्पिरेशन के आधार पे अलग कर सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा केल्विन साइकिल के पहले स्टेप को समझना पड़ेगा, जो कि था कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का फिक्सेशन होता था पहले स्टेप में। और इस रिएक्शन में बेटा आपने देखा कि RUBP CO2 के साथ कंबाइन करके PGA के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता था और यहाँ पर रूबिस्को नाम का एंजाइम यूज होता था। ये पहली रिएक्शन है केल्विन साइकिल की। अब बेटा आप जानते हैं कि रूबिस्को सबसे अबंडेंट एंजाइम इस पूरे बायोस्फीयर का है, पूरे अर्थ का है। और इसकी जो एक्टिव साइट बेटा होती है वो एक्टिव साइट CO2 और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकती है, इसीलिए इसे कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहा जाता है, क्योंकि ये CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंडिंग कर सकती है, और इसीलिए इसका नाम है रूबिस्को, यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बेटा जब सेल के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो है इक्वल होता है, उस कंडीशन में रूबिस्को CO2 के साथ बाइंड करने की एफिनिटी ज्यादा रखता है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रेशियो सेम है तो उस कंडीशन में रूबिस्को CO2 के साथ बाइंड करेगा। अब इन दोनों के बीच की जो CO2 और ऑक्सीजन में से कौन बाइंड करेगा रूबिस्को से, बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। यहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन का जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ में बाइंडिंग करेगा। बेटा C3 प्लांट की अगर हम बात करें तो कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को के साथ बाइंड कर जाते हैं और इसलिए CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। कैसे? बेटा शोर मत करो प्लीज। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो जो RUBP है ये दो मॉलिक्यूल PGA में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट यानी PGA बनाएगा और एक फास्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बनाएगा। 2 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है और PGA 3 कार्बन का होता है। तो बेटा देखिए RUBP में 5 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनेगा और एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन वाला यहाँ पर बन जाएगा जिसे फास्फोग्लाइकोलेट कहा जाता है। और बेटा इसी पाथवे को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे जो बेटा यहाँ पर है, यहाँ ना तो शुगर की सिंथेसिस होती है ना ही ATP की सिंथेसिस होती, बल्कि यहाँ पर ATP को खर्च करके CO2 को रिलीज किया जाता है। इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे में ना तो ATP की सिंथेसिस हुई ना ही NADPH की सिंथेसिस हुई, और इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों पाया जाता है। अब बेटा सवाल ये उठता है कि जो C4 प्लांट है इनमें फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं पाया जाता है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि इसका रीजन बेटा यहाँ पर ये है कि जो रूबिस्को एंजाइम जहाँ पर पाया जाता है C4 प्लांट में, वहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है, और CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा तो रूबिस्को उसी के साथ बाइंड करेगा। अब आप जानते हैं कि C4 प्लांट में अगर आप बंडल शीथ सेल की बात करते हैं तो बंडल शीथ सेल में बेटा जो रूबिस्को एंजाइम होता है, बंडल शीथ सेल इम्परवियस है गैसेस एक्सचेंज के लिए, और वहां पर आप देखते हैं बेटा कि जो रूबिस्को एंजाइम है ये CO2 से ही बाइंड करेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड है C4 एसिड, मेसोफिल सेल से ये पहुंचा बंडल शीथ में और बंडल शीथ में उसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन की वजह से बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 रिलीज हुआ और C3 एसिड बना। C3 एसिड वापस चला है मेसोफिल सेल में। अब बंडल शीथ सेल में जो CO2 रिलीज हुआ है इसकी वजह से बंडल शीथ के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो बंडल शीथ के अंदर ही रूबिस्को है, और ये रूबिस्को CO2 से बाइंड कर लेगा और कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, और इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है, और इसीलिए प्रोडक्टिविटी और यील्ड यहाँ पर बेटर होती C4 प्लांट में, यानी C4 प्लांट की पैदावार C3 प्लांट की तुलना में ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो C4 प्लांट होते हैं ये
हायर टेम्परेचर में ज़्यादा टॉलरेंस भी शो करते हैं C3 प्लांट के कंपैरिजन में। अब बेटा यहाँ पर एक कंपैरिजन आपको दिया गया, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लिखा सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस। तो C3 प्लांट में केल्विन साइकिल की बेटा बात करें तो मेसोफिल में चलेगी और C4 में बंडल शीथ के अंदर। फिर दूसरा लिखा सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। तो C3 प्लांट में तो मेसोफिल में ही होगा। अगर C4 प्लांट की बात करें तो यहाँ पर भी इनिशियल कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल के अंदर होता है। फिर हाउ मेनी सेल टाइप डज द। अब बेटा C3 प्लांट में अगर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की बात करें तो यहाँ पर RUBP होता है और यहाँ पर फास्फोइनॉल पायरुवेट हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। अब RUBP में 5 कार्बन होती हैं और पेप में 3 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगी। फिर करें विच आर द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो PGA होता है और यहाँ पर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है C4 प्लांट में। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA में 3 कार्बन और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन होती हैं। फिर लिखा डज द प्लांट है रुबिस्को। तो आप कहेंगे यस रुबिस्को यहाँ भी है और रुबिस्को यहाँ भी है। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम फैक्टर की बात करें तो दो तरह के फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर जिन्हें प्लांट फैक्टर कहते हैं और इंटरनल फैक्टर, दोनों फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर या प्लांट फैक्टर की बात करें तो नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब प्लांट या इंटरनल फैक्टर हैं। और जो प्लांट या इंटरनल फैक्टर होते हैं बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंडेंट होते हैं जेनेटिक कंपोजिशन के ऊपर और साथ ही प्लांट की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हमें पढ़ने बेटा एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। इन्हीं चार को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब प्लांट कोई फोटोसिंथेसिस करता है तो ये सभी फैक्टर साइमल्टेनियसली उसके रेट को अफेक्ट करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कई फैक्टर मिलके कंट्रोल करते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भले ही कई फैक्टर एक साथ मिलके फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन को अफेक्ट करते हो, ज्यादातर केसेस में एक ऐसा मेजर फैक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट करता है, सीमित रखता है। इसलिए किसी भी पॉइंट पर जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है उस फैक्टर के द्वारा जो सब ऑप्टिमम लेवल पे होता है, यानी ऑप्टिमम से कम उसकी मात्रा होती है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान ये रखिए कि जब देखिए बेटा जब किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को कई सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, जो कि दिया गया 1905 में ब्लैकमैन के द्वारा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी चेंज। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि अगर किसी केमिकल प्रोसेस में एक से ज्यादा फैक्टर हो तो रेट उस फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा जो सबसे कम मात्रा में है, और ये वो फैक्टर है जो जिसकी मात्रा बदलने पर उसका रेट, उस प्रोसेस का रेट सीधे तौर से प्रभावित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जैसे कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रीन लीफ है मतलब उसमें क्लोरोफिल है, उसको लाइट भी मिल रही, CO2 कंडीशन भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। तो इस केस में अगर हम लीफ को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करने पर फोटोसिंथेसिस का रेट चेंज हुआ, यानी इस केस में टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो बेटा पहले फैक्टर से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लाइट। हमें लाइट पढ़ना है, CO2 कंसंट्रेशन की बात करनी, वाटर की बात करनी, टेम्परेचर की बात करनी। तो सबसे पहले लाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा सबसे पहले लाइट क्वालिटी की बात कर लेते हैं, लाइट इंटेंसिटी, साथ ही ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, और ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करती हैं। अब देखिए बेटा अगर लो लाइट इंटेंसिटी की हम बात करें, यानी अगर प्रकाश की तीव्रता कम है, तो उस केस में इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन रेट, CO2 फिक्सेशन रेट यानी फोटोसिंथेसिस में और इंसिडेंट लाइट में एक लीनियर रिलेशनशिप मिलता है, जैसा कि इस फिगर में भी आपको दिखाया गया। यहाँ पर बेटा एक्स एक्सिस पे लाइट डेंसिटी, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं एक लीनियर रिलेशनशिप आपको नजर आती है। लेकिन
अगर इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली द रेट डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। लेकिन जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जिस पॉइंट के बाद ये देखिए इसके बाद आप कितना भी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे लेकिन वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया होगा और इसलिए यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने से एक पॉइंट के बाद में कोई भी चेंज फोटोसिंथेसिस के रेट में नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो 10% पुल सनलाइट होती है उसमें लाइट का सैचुरेशन आ जाता है, यानी जितनी लाइट प्लांट को मिल रही है अगर इसका 10% हिस्सा भी मिले प्लांट को तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा। इसीलिए अगर हम डेंस फॉरेस्ट को छोड़ दें, घने जंगलों को, और शेड छाया में उगने वाले प्लांट को छोड़ दें तो लाइट नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करती है। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर दें एक लिमिट के ऊपर तो इसकी वजह से क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। यानी एक लिमिट के ऊपर लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है एंड द प्रोसेस इज नेम्ड एज सोलराइजेशन। इसे सोलराइजेशन कहा जाता है। बेटा अगर आपने आज हमारी लाइव क्लास और मिंटी किया होगा तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, डिस्ट्रक्शन और ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड सोलराइजेशन। दूसरे फैक्टर की बेटा बात करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए ध्यान दीजिएगा, दैट इज मेजर, चारों में से मेजर लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में काफी कम है, 0.03 से लेके 0.04% तक है। और अगर हम CO2 के कंसंट्रेशन को 0.05% तक बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से CO2 फिक्सेशन रेट यानी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 0.05% से ज़्यादा करते हैं तो ये लंबे समय तक अगर इतना कंसंट्रेशन रहेगा तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। अब C3 और C4 प्लांट जो होते हैं ये CO2 कंसंट्रेशन के प्रति अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर लो लाइट कंडीशन की बात करें तो कोई भी ग्रुप हाई CO2 कंडीशन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी अगर कम है तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, CO2 को आप चेंज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो दोनों C3 और C4 प्लांट दोनों में फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर। और यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि C4 प्लांट में जो सैचुरेशन आता है वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आ जाता है और C3 प्लांट में जो CO2 कंसंट्रेशन होता है वो सैचुरेशन होता है वो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आता है। तो इसका मतलब ये कि इस समय अगर हम CO2 की कंडीशन की बेटा बात करते हैं तो इस समय CO2 का जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 300 से 400 माइक्रोलीटर पर लीटर है, इतना कंसंट्रेशन मौजूद है। और सैचुरेशन C4 को कितने पर मिलेगा, 360 पे, यानी इस समय जो कंडीशन है वो C4 के लिए तो ऑप्टिमम ही है। लेकिन C3 को सैचुरेशन कब मिलेगा, जब 450 माइक्रोलीटर होगा, यानी आने वाले समय में बेटा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो आने वाले समय में C3 प्लांट को सैचुरेशन मिल जाएगा। इस समय की बात करें तो इस समय बेटा जो करंट अवेलेबिलिटी CO2 के एटमॉस्फेयर में है ये लिमिटिंग किसके लिए है, C3 के लिए लिमिटिंग, क्योंकि C3 को 450 पे सैचुरेशन मिलेगा और है कितना CO2, 300 से 400 माइक्रोलीटर इस समय है। और बेटा इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि C3 जो प्लांट है ये हायर CO2 कंसंट्रेशन में फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा देंगे। यानी अगर हम CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो इससे C3 प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ेगा, जबकि C4 प्लांट में नहीं बढ़ेगा क्योंकि उनको पहले से सैचुरेशन मिला हुआ है। लेकिन C3 प्लांट को सैचुरेशन नहीं मिला है। अगर हम C3 प्लांट को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहां पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो निश्चित रूप से उनके फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और ऐसा किया गया बेटा, कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप हैं जैसे टोमेटो और बेल पेपर की बात करें, जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कराया गया तो उनकी पैदावार बढ़ गई। चलिए बेटा तीसरे फैक्टर की बात करते हैं दैट इज टेम्परेचर। बेटा यहाँ पर देखें कि डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो डार्क रिएक्शन में एंजाइम का यूज किया गया, रुबिस्को, पेप्केज एंजाइम, और एंजाइम टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं तो डार्क रिएक्शन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बेटा लाइट रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं लेकिन उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है, जबकि डार्क रिएक्शन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब अगर C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट हायर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करते हैं
और साथ ही साथ हायर टेम्परेचर में इनमें फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन C3 प्लांट के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल कम होता है C4 प्लांट की तुलना में। देखिए CO2 के सेचुरेशन की बात करें तो C3 के लिए ज़्यादा है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो C4 हायर टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा शो करते हैं। टेम्परेचर का जो ऑप्टिमम लेवल फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्लांट के हैबिटाट पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं। जैसे अगर ट्रॉपिकल प्लांट की बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांट हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम रखते हैं, जबकि टेम्परेट प्लांट की बात करें तो टेम्परेट प्लांट में लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमा प्रेजेंट होता है। चलिए बेटा, यहाँ पर लास्ट फैक्टर है वाटर। बेटा वाटर की अगर बात करें तो वाटर लाइट रिएक्शन का एक रिएक्टेंट है। लाइट रिएक्शन में आप देखते हैं वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्रोटॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और वाटर का जो इफेक्ट होता है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली नहीं पड़ता है, बल्कि इसका इफेक्ट ज़्यादा कहाँ पे पड़ता है, प्लांट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि पानी की कमी हो जाए, पानी की कमी होगी तो क्या होगा, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो जो CO2 की अवेलेबिलिटी है, CO2 स्टोमेटा से लीफ के अंदर आती CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और CO2 की अवेलेबिलिटी कम होने से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। इसी तरह अगर पानी की कमी हो रही, वाटर स्ट्रेस हो रहा, तो पत्तियां मुरझा जाएंगी, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगला चैप्टर बेटा हमारा होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, जहां पर 5 पार्ट मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन के 5 स्टेप बताए थे। तो बेटा अगर आप रेस्पिरेशन इन प्लांट को पढ़ने जा रहे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा आप, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसके बारे में आपको पता चल जाए और अपनी नीट की तैयारी को और बेहतर आप कर सकें। साथ ही बेटा अगर इन टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेज कर सकते हैं। पूरा जो 38 चैप्टर और 10 यूनिट हैं, इनकी कॉस्ट 3000 है इस समय नीट 2020 के लिए, जबकि एक्चुअल कॉस्ट इनकी 25,000 है। तो बेटा इन वीडियो लेक्चर के द्वारा अपनी तैयारी को और अच्छे से आप बूस्टअप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।